नवल किशोर जी, दलित जी लोक जनशक्ति पार्टी के लोग कहते हैं कि उनके बूथ लेवल एजेंट सब जगह गए थे और उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, सब ठीक ठाक चल रहा है एकदम। अरे बिल्कुल, देखिए जिनके नेता को 7 दिन में 100 मर्डर हो जाते हैं, अपराध हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं लगता है, कहते हैं कि हमको दुख है, ऐसा क्यों हो रहा है, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। वो ऐसे हनुमान है जिनके पार्टी को 2 भाग में तोड़ दिया जाता है, वो तक नहीं करते हैं, उनके नेता की मूर्तियां तोड़ जाती है, कुछ नहीं कहते हैं, उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम तो सिर्फ उनसे ये भी पूछ लीजिए कि जो प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, जो भारतीय करते हैं, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, कह रहे हैं कि जो 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 पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही थी कि बिहार में सारे रोहिंग्या हैं, सारे बांग्लादेशी आ गए हैं, नेपाली आ गए हैं, म्यांमारी आ गए हैं, आपका उस पर क्या विचार है? एक पकड़ के क्यों नहीं दिखाया उसमें? आप पूरे 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 बिहार के लोगों को आपने परेशान किया, कुछ लोग बाढ़ में परेशान है। जब जदयू का एमपी अपना एक प्रमाण पत्र बनाने के लिए 10-12 दिन लगता है, 10-12 दिन एमपी को लगता है, तो जो गरीब दलित पिछड़ा और अकलियत के लोग हैं वो कहां से बना पाएंगे? अरे आपको तो राजनीतिक दल के रूप में मानते हुए शर्म आती है कि ऐसे निर्लज राजनीतिक दल कैसे हो सकता है। चलिए वीरेंद्र कुमार जल्दी से जवाब दीजिए, फिर परिमल कुमार जी से पूछेंगे इसी महीने में गिरिधर यादव को जो शो कॉज नोटिस दिया था उसका कुछ जवाब आया कि नहीं आया? चलिए वीरेंद्र कुमार जल्दी से जवाब दीजिए। जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आर्थिक अपराध में सजा याफ्ता हो, उनके प्रवक्ता को कितना फक्र महसूस होता है टीवी पे आके, ये देख दो बिहार के लोग देख रहे हैं। और फिर ये नहीं करिए आप देखिए, फिर गलत बात आप बोल रहे हैं। विषय पे विषयांतर नहीं होइए, विषयांतर मत होइए, जब इस पर विषयांतर मत होइए ना, मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दीजिए। आप बताइए ना कितना बांग्लादेशी मिला, अरे कितना बांग्लादेशी मिला बताओ ना। अरे सुनिएगा तभी तो, अरे सुनिएगा तभी तो, इनको चुप कराइए मैं जवाब देता हूँ। चलिए 1 मिनट, चुप कराइए मैं जवाब देता हूँ। चुप कराइए। नवल किशोर जी जवाब ले लेते हैं ना जल्दी से, सुन लेंगे, आपके पास दोबारा आएंगे, दोबारा आपके पास आता हूं मैं। जल्दी से जवाब दीजिए वीरेंद्र कुमार, जल्दी से जवाब दीजिए। इनके बूथ लेवल के एजेंट ऐसे ही लोग रहे कि जब इस तरह का गहन पुनरीक्षण होने लगा तो अपने राशन को बचाने के लिए या तो बंगाल शिफ्ट करा दिए हैं या आसाम शिफ्ट करा दिए होंगे। ये लोग बहुत होशियारी से काम करते हैं। और एक चीज बताइए कि जब यही यूएस ऐड देता था यहाँ पर टर्निंग आउट वोटिंग को बढ़ाने के लिए, या आसाम वाली क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सी आसाम वाली बात कर रहे हैं? आसाम वाली बात क्या है, मुझे समझ में नहीं आई, क्या है ये? समझाता आसाम वाली बात क्या है? फर्जी मतदाता जो लोग रहते हैं वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं ऐसे समय में कि जब इनका गहन पुनरीक्षण होता है तो ये काम के बहाने कहीं बाहर चले जाते हैं। वही तो मैं बता रहा हूं ना, मैं ड्राफ्ट के बाद में जो ड्राफ्ट सूची आई है उसमें उसके बाद जो चुनाव आयोग का प्रेस रिलीज आया वही मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि फर्जी मतदाता पाए गए। हाँ ये जरूर लिखा है कि कुछ लोगों के दो बूथ पे नाम थे, उनमें से एक नाम हट गए करके। ना बांग्लादेशियों का जिक्र है ना रोहिंग्याओं का जिक्र है। साहिल भाई यही लोग तो मैं आसामियों का जिक्र है। शिफ्ट कर गए हैं, उनका निरीक्षण करने की आवश्यकता है ना कि जो बाहर में शिफ्ट हो गए हैं, यही उन्हीं लोगों का नाम हटा है ना। ये तो उन पर दिखाएंगे क्या? ये दूसरी बात है कि ये जब बढ़ाया जा रहा था और बाहर से यहाँ पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ऐड मिल रहा था, तो क्या उसी के 0.01% लोग 0.01% लोग ऐसे हैं जो चुनाव आयोग ने कहा है जिनका कोई पता नहीं चला है। 0.01% लोग, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है? परिमल कुमार, आपने अपने सांसद को एक शोकॉज नोटिस भेजा था, उन्होंने भी सवाल उठाए थे एसआईआर को लेकर। क्या कोई जवाब आया आपके पास उसका कि क्यों उन्होंने इस तरीके से बात की, पार्टी के लाइन के खिलाफ जाकर उन्होंने ऐसे क्यों बात की? कुछ जवाब आया? और ड्राफ्ट जो आया हुआ है, ड्राफ्ट सूची आई हुई है, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए साहिल जी, मैं पहले कांग्रेस और आरजेडी के जो प्रवक्ता, ये आरजेडी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, इनका जवाब दे दूं। मतलब इन दिनों जब से एसआईआर शुरू हुआ है, इन लोगों की प्रवृत्ति या इन लोग की जो स्टेटमेंट है अलोकतांत्रिक, अपरिपक्व, असंवैधानिक है। एक्चुअली इनकी मंशा क्या है ये समझ में नहीं आती। अरे चुनाव आयोग तो योग्य मतदाताओं को आइडेंटिफाई कर रहा है और अयोग्य मतदाताओं को सेपरेट कर रहा है।
इन लोग की चिंता उसकी नहीं थी। इन लोग की चिंता, ये लोग एसआईआर को भी कम्युनलाइज करने का प्रयास कर रहे थे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो चुनाव आयोग ने जो अपना काम किया वो तो सराहनीय है, और जनता भी, बिहार की जनता भी, जो लोकतंत्र की जो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है या लोकतंत्र को मजबूत करने की जो प्रक्रिया है, इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसलिए बिहार की जनता भी को भी मैं साधुवाद देता हूँ। जहां तक राहुल गांधी का प्रश्न है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग, संविधान में इन लोगों को आस्था ही नहीं है। प्रत्येक संवैधानिक संस्थाओं के प्रति इन लोग की स्थिति यही रही है। जब जब सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को किसी केस में, जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स ये लोग होते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को भी ये चैलेंज करने की स्थिति में होते हैं। तो ऐसे लोग समझिए कि भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा है, और इस तरह के पार्टी को बैन भी करना चाहिए। और स्पष्ट भी नहीं होता है। देखिए, ये बेहतर होता है कि हम लोग चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था, जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, उसको काम करने देते, और उसमें सहयोग करने के लिए अपने बीएलए को हम अधिक से अधिक पर्टिकुलरली इम्प्लाई करके, और इस जो वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी, उसमें सकारात्मक सहयोग देते। और हम लोगों ने भी किया, जनता दल यूनाइटेड ने किया, या फिर एनडीए के घटक दल ने किया। लेकिन दूसरी ओर पर्टिकुलरली इंडिया गठबंधन के लोग शुरू से ही, इनके जो अप्रोच रहे हैं, वो नॉन कोऑपरेटिव रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि इन लोगों ने अब अगस्त क्रांति की बात की है। अब ऐसे लोग, आपको पता ही है कि राहुल, ये लालू प्रसाद यादव जो सुप्रीमो है आरजेडी के, उनको तो स्वतंत्रता संग्राम के बदले जेल नहीं भेजा गया था, झारखंड के पुटावार जेल में। बेसिकली ये लोग हमेशा अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। दे आर ऑफेंडर, इकोनॉमिक ऑफेंडर एंड पॉलिटिकल ऑफेंडर ऑल्सो। दे हैव नो बिलीफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और लोकतांत्रिक प्रोसेस में तो इनकी आस्था एकदम नहीं है। ये तो किसी पे विश्वास करते हैं ना, कि पिता के बाद पुत्र ही होगा। माता की पार्टी है राहुल गांधी की, तो वही विजयी लीडर होंगे। अब इस तरह के पार्टी या इस तरह के लोग या इस तरह के यदि व्यक्ति राजनीति में आएंगे, तो निश्चित रूप से डिस्टॉर्शन ऑफ पॉलिटिक्स होना सुनिश्चित है। और समझिए कि जो जो प्रोसेस हुआ है, और मान लीजिए जैसे उसके बावजूद भी यदि हम लोग, कभी कभी इन लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि भाई यदि आप अभी शुद्धिकरण कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2024 के लोकसभा के चुनाव जो है, वो गलत मतदाता, ये वोटर्स के आधार पर हुए। मैं इनको बोलना चाहता हूँ, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100% वोटिंग होती है क्या? 48%, 49%, 50%। जो व्यक्ति मर गए हैं, उन्होंने वोटिंग नहीं किया होगा। यही कारण है, और चुनाव आयोग ने उसको प्यूरिफाई किया। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस? और यदि आपको प्रॉब्लम है, यदि देखिए, एक भी ऐसा है व्यक्ति जो परिमल नहीं, कुमार जी, नहीं, परिमल साहिल कुमार जी, साहिल, ऐसा है, जब एसआईआर के अरे एम्स रखे गए थे, क्या उद्दिष्ट है वो रखा गया था, तो पहला उद्दिष्ट एसआईआर का जो था, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इलेक्टर्स एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब सबका इसमें सहयोग, और उसके साथ साथ वो उसमें शामिल भी होने चाहिए। जो दूसरा इंडिया गठबंधन जो के लक्ष्य लोगों ने रखा नहीं गया था, जो किया, आम साहिल ऑफिशियली जी, कहा जो गया इंडिया था, ठीक गठबंधन है, के लोगों ने नहीं, नहीं दूसरा किया। दूसरा शब्द, दूसरा लक्ष्य सुनिए, नो एलिजिबल इलेक्टर इन बिहार शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। अगर आप एलिजिबल है वोट करने के लिए, तो आपको पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। तो अभी क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि जो 66 लाख वोटर्स कटे हैं, जो मर गए हैं, वो तो ठीक है, चलिए उनकी बात हम समझ सकते हैं, लेकिन 36 लाख वोटर ऐसे हैं कि जो शिफ्ट हुए हैं वहां से, इसके लिए माना जा रहा है कि उनका वोट शायद कट जाएगा। तो क्या नहीं, सचमुच साहिल में जी, ये इसका पालन किया देखिए गया है? देखिए पहले दो एम तो साहिल वही जी, नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं जवाब देता हूँ। साहिल जी देखिए, सेक्शन 16 एंड 19 ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर, इसकी चर्चा है। और उसी के आधार पर, और क्वालिफिकेशन क्या है? सिटीजन होना। आप मान लीजिए कि यदि यदि किसी के सिटीजनशिप का प्रश्न उठता है, तो ये नहीं है, बिल्कुल महागठबंधन नहीं के है। लोग, ये नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, लेट मी कंप्लीट। चलिए, जब ठीक है, ये बिल्कुल नहीं आपको नहीं कुछ साहिल नहीं जी, आता लेट है, मी कंप्लीट। जब जब प्रश्न उठता है कि भाई क्वालिफिकेशन एंड सिटीजन बिल्कुल होना कुछ नहीं चाहिए, आता है, तो ये प्रश्न उठाते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन इज नॉट इंटाइटल्ड बिल्कुल नहीं इंस्टीट्यूशन है। टू इन्वेस्टिगेट अरे और सुप्रीम सिटीजनशिप। कोर्ट का मैं एक बात बतलाता हूँ। अरे सुनिए, क्या समझ में कुछ नहीं कुछ आता है। पढ़ते हैं? अरे सुनिए सुनिए, आप कुछ समझिए, आता है आप कि नहीं? फर्जी अरे कुछ प्रोफेसर है आता क्या? है आपको समझ आपको? में नहीं आती? अरे कुछ कुछ समझ आता में आता है? राहुल गांधी का जो आज स्टेटमेंट नहीं, आया कुछ है समझ में मैं नहीं एटम आता? जवाब बॉम्ब को देना चाहता लेकर, हूँ, उसको लेकर जवाब देना किरण रिजिजू, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, अरे उनका भी तुमको बयान क्या आ आता गया है है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से। उन्होंने क्या कहा है, जरा एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद मुझे आशुतोष के पास जाना है। जरा सुन लेते हैं कि किरण रिजिजू क्या कह रहे थे उसको लेकर। वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग
फोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है, बार बार संवैधानिक संस्था को अटैक करना। जुडिशरी में जब उनके पक्ष में निर्णय नहीं होता है तो खुलेआम वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को विश्वास करना छोड़ दिया बोलता है। अब जब इसका पक्ष में निर्णय नहीं आता है चुनाव, फिर बोलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है चोरी करता है। इस तरह का ये तो सिर्फ बचपना ही नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है। संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज करना मतलब डिसक्रेडिट करने के लिए चुने हुए सरकार को, संवैधानिक संस्था को डिसक्रेडिट करने के लिए मैलिशियस कैंपेन जो चला रहा है, ये भारत के लोकतंत्र पर हमला है। तो किरण रिजिजू, आशुतोष कह रहे हैं कि ये संवैधानिक जो संस्था है उनको एक तरीके से चैलेंज किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आप सहमत है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि एटम बॉम्ब है उनके पास में? देखिए साहिल, इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये कि जो चुनाव होता है वो चुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चुनाव होता है। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष में से कोई भी एक अगर चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर अगर सवाल खड़े करता है और उसको उस पर विश्वास नहीं है तो चुनाव होगा कैसे, लोकतंत्र चलेगा कैसे? ये बात सत्ता पक्ष को भी समझनी चाहिए, ये बात विपक्ष को भी समझनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एसआईआर ने इस पूरी क्राइसिस को और गहरा कर दिया है और ये एक बहुत बड़े संकट की तरफ इस वक्त भारत का लोकतंत्र चल रहा है। इसको यूं ही जिस तरीके से खारिज करने की कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से हो रही है या चुनाव आयोग की तरफ से हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है। अगर राहुल गांधी कर्नाटक का उदाहरण दे रहे तो कर्नाटक में तो कांग्रेस पार्टी जीती थी, तो फिर वहां ये तर्क तो काम नहीं करता है। और एक बात और है, क्या चुनाव जीतना और चुनाव हारने से ही ये साफ हो जाएगा कि जिस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत गई वहां धांधली नहीं हुई और जहां पे कांग्रेस पार्टी हार गई वहां धांधली हुई? ये भी तो संभव है कि वहां धांधली करने की कोशिश की गई होगी और चुनाव फिर भी वो धांधली में कामयाब नहीं हो पाए। मेरा प्रश्न जो बहुत स्पष्ट है कि क्या ये चुनाव अब देश के अंदर बिना विपक्ष के होंगे? क्या विपक्ष अपने मुद्दों को खड़ा करता रहेगा, उसके इलेक्शन कमीशन सुनवाई नहीं करेगा? और क्या ये आरोप लगा दिया जाएगा कि आपको सरकार के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, आपको संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है? मुझे तो अच्छी तरीके से याद है कि जब बलराज मधोक हुआ करते थे तो उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया था कि जो बैलेट पेपर्स है उनमें जहरीली इंक डाली जाती है और जो इंक कुछ समय के बाद गायब हो जाती है जब किसी विपक्ष के पक्ष में वोट डाला जाता था। तब क्या वो भारत की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर कर रहे थे? या लालकृष्ण आडवाणी ने जब ईवीएम पे सवाल खड़ा किया था, पूरी किताब लिख दी, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, क्या वो संवैधानिक संस्था को कमजोर कर रहे थे? विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना। और मैं फिर एक बार कह देता हूं, अगर इलेक्शन कमीशन विपक्ष की बातों को सुने बगैर, उनके कंसर्न्स को एड्रेस किए बगैर, उनको कन्विंस किए बगैर अगर बिहार में चुनाव को आगे लेके जाता है तो इससे ज्यादा खतरनाक बात नहीं हो सकती। सत्ता पक्ष के बैठे हुए हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि बिना विपक्ष के सरकार ना तो अगर बनेगी भी तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। और हम क्या भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? तो इनसे ना जवाब दीजिए, क्या गलत है अगर किसी प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है तो क्या गलत है? रिविजन मैं बता रहा हूं, फिर प्रक्रिया तो होनी नहीं चाहिए ना देश में। देखिए पिछले 2 सालों में जो चुनाव हुए हैं, कर्नाटक हो या फिर तेलंगाना हो, इन सब में जो है वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ है। कर्नाटक में जो है 16 लाख एक्स्ट्रा वोटर्स ऐड किए गए थे। तेलंगाना में इलेक्शन के मात्र 1 महीने पहले 22 लाख जो है घटे थे। तो ये एक आम प्रक्रिया है। इस बार जो है एसआईआर हो रहा है, अधिक इंटेंसिव, एक अधिक भीषण एक्सरसाइज हो रहा है। लेकिन अगर आप प्रक्रिया से भागेंगे तो फिर तो आप कोई भी गलत चीज को सुधारने से भाग रहे हैं। ये मानसिकता जो है राहुल गांधी को बदलनी पड़ेगी। आज भी जो उन्होंने बयान दिया है वो कह रहे हैं कि हमने 2024 लोकसभा इलेक्शन में भी इसका यूज किया। अरे हम क्या आपकी तरह मूर्ख हैं कि हम उत्तर प्रदेश में हमारी सीट आधी से कम हो गई, महाराष्ट्र में हमारी सीट आधी से कम हो गई, गुजरात में हमें नुकसान हुआ, राजस्थान में हमें नुकसान हुआ, क्या हम खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे थे? राहुल गांधी बिना सोचे समझे, और ये आज का बयान नहीं है, उनकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि मोदी जी के विरोध में अब वो देश का विरोध करने लगे हैं। और एक समय आएगा बहुत जल्दी जब अन्य विपक्षी जो जिम्मेदार विपक्षी लोग हैं, ऑलरेडी उनकी पार्टी के ही कुछ लोग, शशि थरूर हो या फिर राजीव शुक्ला हो, परेशान हो गए उनकी हरकतों से और उनकी बातों से। देखिए ये मैं इस तर्क को सुनते सुनते मैं आज ही जा चुका हूं।
सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश नहीं होती, विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश नहीं होती। ये जो टोटल ब्रेकडाउन है, ये मैं पहली बार देख रहा हूं। मेरा कम से कम जर्नलिज्म का 30 साल का इतिहास है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हो, एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार हो, मनमोहन सिंह की सरकार हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में किसी तरीके की कोई बातचीत ही नहीं हो रही। दोनों एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अतीत को मलाइन करने की उम्मीद यही है इस पूरे चर्चा में कि कम से कम चुनाव आयोग के सामने जो चीजें रखी जा रही है और खास करके जो आक्षेप रखे जा रहे हैं उसको लेकर चुनाव आयोग सुनवाई तो कम से कम करेगा। क्योंकि अब बिहार से जो हमारे पास रिपोर्ट एक के बाद एक आ रही है, करीब करीब 7 से 8 जिलों से हमारे पास अब तक रिपोर्ट आ चुकी है। 1.25 लाख से 2.5 लाख तक वोट हर जिले में कटे हैं। 38 जिले बिहार में हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने लाख वोटर्स पूरे बिहार में इस वक्त कटे होंगे। उसमें अलग अलग कैटेगरी है। कई लोगों ने अपना स्थान चेंज किया है, रेसिडेंस चेंज किया है, कई लोग मर चुके हैं या कुछ लोगों के पते नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ लोग 2-2 जगह पर रजिस्टर्ड है। ऐसे कई सारी चीजें हैं। लेकिन कम से कम अगर हम देखें तो इस बात से एक बात साफ होती है कि कई लाख वोटर्स के नाम इस ड्राफ्ट बिल से गायब नजर आ सकते हैं। और इसीलिए बार बार यह कहा जा रहा है कि आपका नाम जाकर देखिए नाम है कि नहीं है, क्योंकि अभी भी 1 महीना है फाइनल लिस्ट आने में। तब तक पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी यह ऑप्शन है कि अपने लोगों का नाम रजिस्टर कराए, और अगर नहीं है तो वोटर्स के लिए भी एक समय अभी भी 1 महीने का दिया हुआ है।